दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज यहाँ प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम जो बिहार में हुआ था, बिहार एसएससी के द्वारा लिया गया था, उसके मेंस में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे आज उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, बीएसओ का हो या फिर वो सचिवालय सहायक का हो या इंटर लेवल का फॉर्म जो फिर से रीओपन हो रहा है 15 अक्टूबर से, इन सारे परीक्षाओं का सिलेबस सेम है और उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ से संबंधित वो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा जिस पैटर्न पे ये सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना रहता है कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पीवाईक्यू के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से बराबर सवाल रिपीट होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगे तो ये YouTube चैनल बिल्कुल नया है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें यदि पसंद आ रहा है तो। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? ऐसा कोई भी सवाल है ना तो ये बड़ा सिंपल सवाल है। इसमें कह ये रहा है कि ऐसे लिख लीजिए 100 रुपया, शुरू में आप देख लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, इस पे 10% छूट। ये तो बड़ा ही आसान है, 100 का 10% 10 होता है, तो 10% छूट देने पे ये आ गया 90 रुपया, ठीक है। और लाभ कितना हो रहा है? तो 25% लाभ हो रहा है, यानी कि 90 रुपया में कोई भी पुस्तक बेचा जाएगा तो 25% लाभ होगा। इसको बनाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि ये अंकित मूल्य हो गया, इस पे 25% लाभ क्या होता है, तो ये 125 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 90 से, जो ओरिजिनल दाम है, ठीक है, जो ओरिजिनल दाम है जिस पे छूट देने के बाद बेचा जा रहा है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका उत्तर आ गया। ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 से ये हो गया 18, 18 चौका 72, ठीक है। तो ये 72 आ गया। 72 क्या है? 72 है हमारा विक्रय मूल्य। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य 72 हो गया, अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 100। इससे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या, 4 से काटिए तो ये 18 और ये 25, यानी कि ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि बड़े आसानी से इस सवाल को आप लोग समझ गए होइएगा। इसी प्रकार के आसान सवाल रहेंगे। आज जो 27 प्रश्न यहाँ हम लोग बना रहे हैं, इसमें से आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 25 प्रश्न ऐसे ही बिल्कुल आसान है। अब जैसे ये देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाते हैं। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है? ठीक है, आपको पता चल गया कि सही उत्तर देने पे 2 नंबर मिल रहा है, निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग में गलत उत्तर देने पे 1 अंक कट जा रहा है। कोई दिमाग नहीं लगाना है इस प्रकार के प्रश्न में। मुझसे कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर ऑप्शन से कैसे सवाल बनाए, तो ऐसे सवाल ही ऑप्शन से बनाए जाते हैं। सीधे पहला ऑप्शन उठाइए। पहला ऑप्शन में ये है कि सही प्रश्नों की संख्या बतानी है, तो 45 मान लिए। जैसे ही 45 आप कीजिएगा तो 45 दूना 90 आ गया, 90 मार्क्स मिल गया। और जब 45 सही है तो गलत 5 होगा, तो 90 में से 5 गया 85, जबकि लाना है 70 ही, यानी कि 45 आंसर नहीं आएगा। अब बी पे आइए। बी में है 35, 35 दूना 70 होता है, ठीक है। ये तो 70 ही रह गया, इसमें से निगेटिव करेंगे 15, टोटल 50 क्वेश्चन है ना, तो 15 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 15 माइनस कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 55, 55 नहीं, ये भी गलत। तीसरा चेक कीजिए, तीसरा क्या है? 38 सही है, 38 सही है तो मिल गया नंबर 76, 38 सही है तो गलत कितना होगा? 50 माइनस 38, यानी कि 12 गलत होगा। जब 12 घटाइएगा तो ये आ गया 64,
ठीक है। अब जब ये तीनों गलत हो गया ना, ये वर्स्ट केस है, जब आपको ए बी सी तीनों चेक करना पड़ा, तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। अब आप बैठकर डी के लिए एग्जामिनेशन हॉल में चेक नहीं कीजिएगा। अब डी चेक नहीं करना है, जब ए बी सी तीनों गलत है तो सही उत्तर डी ही होगा। ठीक है, घर पे है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं कि 40 क्वेश्चन सही है, तो 40 क्वेश्चन में हमें मिला 40 गुने 2 यानी कि 80 मार्क्स। टोटल 50 क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है, तो 50 क्वेश्चन में से 40 सही हो गया, तो गलत कितना हुआ? 10 क्वेश्चन हुआ। तो 10 क्वेश्चन गलत हुआ, उसमें 10 गुने 1 10 मार्क्स घट गया। तो 80 में से जब 10 को घटाएंगे तो ये आ गया 70, जो 70 अंक यहाँ पे दिया हुआ है। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल ये देख लीजिए, 47/11 का मान दशमलव भिन्न में क्या है? ऐसा सवाल सब भी पूछा जाता है। हम लोग जब तैयारी करते हैं ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सारे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, पर इस प्रकार के कुछ सवाल हम लोग कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एक क्वेश्चन का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन गलत करना हमारे लिए, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को गलत करना हमारे लिए पाप टाइप है, जो गलत होना ही नहीं चाहिए। आइए इसको सॉल्व कीजिए। 47/11, 11 चौका 44, दशमलव 3 आया 30, 11 दूना 22, 8 बचा, 8 बचा तो 11 सते 77, फिर 3 बचा, 2 7 2 7। अब भाग दे के देखिए तो ये हमेशा 2 7 पे ही रिपीट होता रहेगा। तो जब भी इस प्रकार से रिपीट होता है ना, तो उसे हम लोग 4.27 और इसका ऊपर में ये रेकरिंग लगाकर इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ अपना उत्तर इसका सी हो गया। क्लियर है? देखिए कितना आसान आसान सवाल है। अब एक सवाल देखिए, सवाल क्या है? 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता हो, क्या होगा? ठीक है, ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता हो तो क्या होगा? अब आप देखिए ये सवाल क्या है कि 50,000 का 1 साल में ब्याज पूछा जा रहा है। यदि वार्षिक हम लोग मानते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, वो सब सेम का सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 50,000 का 12%, जो कि हो गया 6,000। ठीक है, जो कि हो गया 6,000। अब हम क्या करेंगे कि अर्धवार्षिक जब निकालना होगा, तो अर्धवार्षिक निकालने में क्या होता है, ये जो 12% है ना, इसको 6 महीना पे निकाल रहे हैं तो बस आधा कर दीजिए। ठीक है, साल आधा हो गया, तो ये प्रतिशत भी आधा करके 6% कर दीजिए। तो पहले 6 महीने के लिए 50,000 का आप निकाल लीजिए 6%, 50,000 का 6%। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3,000। अब ये अर्धवार्षिक ब्याज निकाला जा रहा है। अब ये टोटल हो गया 53,000। अब ये टोटल हो गया 53,000। फिर इस 53,000 का 6% निकाल लीजिए। 53,000 का 6% आप लोग खुद से निकालिएगा तो वो आ जाएगा 3,180। ठीक है, ये निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, उस पर भी आते हैं। पहले जब इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल आ गया कितना? 6,180। ये अर्धवार्षिक पे है और वार्षिक पे है 6,000। तो वार्षिक पे 6,000 है, इसको घटा देंगे तो 180 अपना उत्तर आ गया। ठीक है, अब ऐसा सवाल जब भी आए आगे से, आप वो वार्षिक अर्धवार्षिक निकालने का चक्कर छोड़ दीजिए, आप नॉर्मली निकाल लीजिए यहाँ से। जैसे सबसे पहले आपने निकाल लिया 50,000 का 6%, 3,000 आ गया। अब ये तो पता ही है कि अगले बार फिर ये 50,000 का 6% 3,000 ही आएगा, जो 3 3 6,000 हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो ये है वो टोटल ये सिर्फ 3,000 का 6% है। तो इस 3,000 का 6% 180 होता है। आप सीधे उसको निकालिए और 180 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, उनका गुणनफल क्या होगा? अब 2 संख्या है, ले लीजिए x + y = 25,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13। कितना आसान है, योग 25 है तो ये हमने 25 दो संख्या मान लिया एक्स और वाई, और अंतर 13 है तो दो संख्या एक्स और वाई का अंतर निकाल लिया, दोनों को जोड़िए, वाई से वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 38, तो x इज इक्वल टू 19। जब x 19 आ गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया 19 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 यानी कि 6। ठीक है, तो y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 19 है, और यही सवाल पूछ रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो एक्स वाई हो गया 19 गुने 6, 19 छक्का कितना होता है 114। ठीक है, तो आंसर अपना हो गया सी। कोई दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में, आप लोग आराम से इसे बना लिए होइएगा। अब आइए अगले सवाल पे आते हैं। मैं एक बात और आप लोगों को बताते हुए चलूँ कि मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जब सवाल बन जाए तो वो कमेंट करके बताइए कि हाँ सवाल बन गया है, और न बने कोई सवाल तो फिर आप उसे सॉल्यूशन से देख ले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सवाल बोल रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधे 12 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम इसको 100 रुपया मान लेंगे। क्रय मूल्य इसे हमने मान लिया 100 रुपया। ठीक है, अब 8 पेन जो है उसका विक्रय मूल्य भी 100 रुपया होगा, ये दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। 8 पेन का विक्रय मूल्य 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब 8 पेन का विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो 4 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया। समझ गए? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य हो गया 150 रुपया। अब 12 पेन का क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, 12 पेन का विक्रय मूल्य 150 निकाल लिए, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 100 से 50 बढ़ा तो 50% ही लाभ होगा। आंसर सी हो गया। ट्रिक क्या ध्यान में रखना है कि जितना पेन क्रय मूल्य में दिया गया है हम विक्रय मूल्य में भी उतना पेन ही ले आएंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, 8 4 और 100 में 50 जोड़ना, तो ये आप बड़ा मज़े में कर लीजिएगा, इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 लाख रुपये का 9 माह के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे हो। ठीक है, तो 1 साल में कितने तिमाही होंगे, तो 4 तिमाही हो गए। ठीक है, 1 साल में 4 तिमाही हो गए। साल का ब्याज 4% है तो तिमाही ब्याज हो जाएगा 1%। ये सब ध्यान देते चलिए। अब 9 महीना में पूछ रहा है, मतलब 3 तिमाही निकालना है, तो सबसे पहले 1 लाख है, पहला तिमाही में 1 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 लाख से बढ़ के 1,01,000 हो जाएगा। अभी पिछले सवाल में हमने इसे सीखा था, तो जो ब्याज है सिर्फ उस ब्याज को लिखते चलिए। 1,000 ये आ गया, ये पहले तिमाही का ब्याज है 1,000, हमसे ब्याज ही पूछा जा रहा है। दूसरे तिमाही में ब्याज क्या होगा, तो इस 1 लाख का फिर से 1% जो कि 1,000 आएगा, जो कि 1,000 आएगा, और प्लस ये जो पहला तिमाही का 1,000 है इसका भी 1% जो कि 10 आएगा। तो दूसरे तिमाही में ये कितना हो गया, ये हो गया 1010। ठीक है, अब ये कुल अभी तक कितना हो चुका है, ये हो चुका है 2010। हमने दोनों को जोड़ दिया। अब तीसरे तिमाही पे आ जाइए। तीसरे तिमाही में फिर से ये जो है 1 लाख यहाँ से आ गया 1,000। ठीक है, प्लस इस 2010 जो है यहाँ से भी तो कुछ आएगा, और यहाँ से आएगा 1%। ये 1% इसका कितना होगा, तो इसका 1% हो जाएगा 20.10। ठीक है, 20.10। जब इसको जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा 1020.10, और ये ऊपर में जो आप लिखे हुए हैं 2010 इसको भी जोड़ लीजिए 0.00। ये जोड़िए 100303, यानी कि अपना उत्तर आ गया डी। ठीक है,
अब इसी प्रकार से सवाल बनाइए। ये पूरा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी 30 सेकेंड 40 सेकेंड में हो जा रहा है। जब आप इसे वहाँ बनाइएगा तो आपको और कम समय लगेगा, 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड में सवाल बन जाएगा। हम अलग अलग बैठ के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने और उसको पूरा सॉल्व करने नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटा 15 मिनट ही टाइम है। उसी में आपको अपना OMR शीट वगैरह भी फिल करना है, उसके लिए भी अलग से टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे हर एक मिनट इम्पोर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से सीखेंगे नए नए चीज़ों को, तो फिर आपका स्पीड खुद ब खुद बढ़ेगा। अब देखिए ये सवाल क्या है। यदि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 1 है और PQ प्लस QR प्लस RP इज इक्वल टू 1/3 है, तो P इज टू Q इज टू R क्या होगा। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आए ऑप्शन से बनाना है और ज़्यादातर केस में यही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आपको इस सवाल में दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, इसको जो है सो आप एक बार पुट करके देखिए कि P इज टू Q इज टू 1 इज टू R के लिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, और फिर आप आराम से इसको बना पाइएगा। ठीक है, तो आप यदि लेते हैं हम लोग, ये देख लीजिए P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 1। ठीक है, हर एक केस में आप मान लीजिए P को भी 1/3 मान लिए, Q भी 1/3 मान लिए, R भी 1/3 मान लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया 1 के बराबर हो जाएगा जो सॉल्व कीजिएगा तो। और जब इनका रेशियो निकालिएगा तो वो 1:1 ही हो जाएगा, और यहाँ भी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/3 के बराबर आ जाएगा। यदि एग्ज़ाम में कुछ भी समझ में ना आए तो रिस्क ज़रूर लीजिएगा 1:1 के साथ। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अब यहाँ क्या सवाल है, संख्या 48, 65, 82 में 8 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है। स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो जैसे यहाँ देखिए मैं इसे लिख लेता हूँ 48652, ये 2 बार 8 आया। ठीक है, तो इस 8 के लिए स्थानीय मान होगा कि इस 8 को एज इट इज लिख दीजिए और इसके आगे जितने भी अंक हैं उसके लिए आप उतना 0 बैठा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और इस 8 के लिए भी आप यहाँ लिखिए 8 और उसके बाद जैसे एक अंक है तो एक 0 बैठा दीजिए। दोनों के स्थानीय मानों में अंतर पूछा जा रहा है, तो अब ये बड़ा वाला में से छोटे वाले को घटा दीजिए। जब ये घटाइएगा तो ये आ गया 0, ये आ गया 10 में से 8 गया 2, 9 9 7, ये 7 9 9 2 0, डी अपना आंसर हो गया। अब स्थानीय मान से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आप बनाने की स्थिति में रहिएगा इसी प्रकार से। ठीक है, आइए चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और संपूर्ण का औसत वजन 64 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है। ये सवाल मैंने एवरेज वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, इसका उत्तर 70 किलोग्राम है। आप एवरेज के वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, जिससे ये सवाल भी आपका बन जाएगा और बाकी जो वहाँ पे और 14 प्रश्न हैं वो 14 प्रश्न भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना उसने गलत किए। ठीक है, यानी कि यदि कोई छात्र एक प्रश्न सही करेगा तो 2 प्रश्न गलत कर देगा। ठीक है, यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हो तो बताओ सही प्रश्न कितने हुए। अब मैंने क्या बताया कि एक क्वेश्चन यदि सही है तो 2 क्वेश्चन गलत है, तो यानी 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही हो रहा है। तो जो भी आपका ये दिया हुआ है कुल क्वेश्चन की संख्या 48, उसे आप 3 से भाग दे दीजिए।
जो भी आया 16 क्वेश्चन वही सही होगा। तो 16 क्वेश्चन ये डी उत्तर हो गया। और आप खुद ही देखिए कि 16 क्वेश्चन सही है और गलत कितना होगा, दुगुना। तो 32 क्वेश्चन गलत हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो ये आ गया 48 क्वेश्चन, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल भी आसानी से बन गया। अब आप लोग देख रहे हैं, यदि आप लोगों को बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, एईडीओ का एग्ज़ाम, बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम लेगी उसको छोड़ दीजिए, एक एईडीओ का एग्ज़ाम है जहां 100 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के हैं और उस प्रश्न में एक स्तर का ही एग्ज़ाम है। बस एक एग्ज़ाम देना है और आप सिलेक्ट हो जाइएगा। स्केल 5 की नौकरी है, जो एक बढ़िया नौकरी है। ठीक है, तो वहाँ भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रश्न में कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस टाइप चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? इस सवाल के लिए कुछ आप लोग दिमाग नहीं लगाइएगा। जब आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट है तो मुझे पता है कि सबको भाग देने आता है। भाग दे के पॉइंट में लिख लीजिए। ये क्या आ गया, पॉइंट 60, 7 8 56 और 4 पॉइंट 85। जब यहाँ भाग दीजिएगा तो ये आएगा पॉइंट 50, 8 2 पॉइंट 83। ठीक है, यहाँ भाग दीजिएगा तो ये आएगा पॉइंट 70, यानी 8 और 6 0, 8 7 56। ठीक है, 8 7 ये दीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा तो ये पॉइंट 75। आप खुद ही गौर कर लीजिए, ज़्यादा आगे नहीं लिखना है। 2 डिजिट पॉइंट के बाद आप भाग दे के निकालिएगा तो ये पता चला कि पॉइंट 87 सबसे बड़ा है। तो यानी इससे हम एक चीज़ ये भी सीख गए कि जब भी कोई नंबर ऐसे दिया रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस प्रकार से कि 6/7, 5/6, 7/8, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही हमेशा आपका उत्तर होगा। यदि यहाँ पे 8/9 दे दिया जाता तो ये फिर आपका उत्तर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल क्या है, x = 2 y = 3, तब x y का मान क्या होगा, ये भी क्या बताने की आवश्यकता है, 6 हो गया। ठीक है, अब इस सवाल में अब मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए इस सवाल को बनाने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड। ठीक है, रीजनिंग के बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो 1 सेकेंड में बनेगा। तो यदि किसी प्रश्न में थोड़ा समय लग भी जाता है, सपोज कीजिए 1 मिनट समय लग गया, किसी प्रश्न में 1.5 मिनट भी लग गया, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं। यदि वो सवाल आपको पता है कि 1.5 मिनट देने के बाद बन जाएगा तो वो सवाल आपको बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि एक सवाल बनता है, एक क्वेश्चन सही हो गए, 4 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है? अब ऐसा जो सवाल आता है ना, तो यहाँ सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 84 के बीच लिखा हुआ है, मतलब जो संख्या होगा वो 17 से बड़ा लेना है, 18 से लेकर 83 तक में ही लेना है। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं, जो मैं भी एग्ज़ाम देता था तो मैं अपने एग्ज़ाम में यदि कोई ऐसा सवाल आ जाता था तो उस एग्ज़ाम में यही करता था कि उसे उंगली पे काउंट कर लेता था। कैसे, तो 6 से विभाजित है तो पहला 18 हो जाएगा, 17 से बड़ा 18, 18 के बाद 24, 6 का पहाड़ा पढ़ते चलिए, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, रुक जाइए क्योंकि यहाँ पे अब ये 84 आ जाएगा और 84 हमें नहीं लेना है। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बी अपना उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही सवाल को बनाना है। ये सारा जोड़ने में भी आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लग रहा है। चलिए अगले सवाल को आते हैं। 43,216 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि यह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अब इस सवाल में क्या करना है, आप 43,216 को 123 से भाग दे दीजिए। बस यही इतना आपको बोला जा रहा है इस सवाल में करने के लिए। ठीक है, कि आप 43,216 को 123 से भाग दे दीजिए
और जो आपका शेष बचेगा वही आपका उत्तर हो गया। 123 दिया, 123 चौका ज़्यादा हो जाएगा, 3 से दीजिए, 3 तिया 9, 6, 3, 369। 12 में से 9 गया 3, ये फिर 12 में से 6 गया 6, 63। अब यहाँ पे आया 1, ठीक है। अब 5 से दीजिए, 5 से, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, और 5 इकाई 5 1 6। यहाँ पे क्या बच गया, 31 में से 15 गया, 16 बच गया। फिर आप 6 यहाँ पे ले लीजिए अब 1 से, ठीक है। 123, जैसे ही 123 कीजिएगा, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 1 से 1 कट गया, 43 आ गया। ये उत्तर है। अब ये तो बेहद सिंपल भाग है ना, जिनको मैथ कम समझ में आता है उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि ऐसे सवाल तो आप बना ही लीजिएगा ना। और आप यदि मैथ कम समझ में आ रहा है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका ह्यूमैनिटी वाला जो जीएस वाला पोर्शन है वो अच्छा होगा, वहाँ आप थोड़ा समय बचा भी पाइएगा और सवाल बना पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से सवाल देख लीजिए। पेट्रोल की कीमत 75.50 रुपया प्रति लीटर थी। 75.50 रुपया प्रति लीटर थी। पहले कीमत में 20% की वृद्धि, उसके बाद 10% की कमी की गई। अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर क्या है। अब आइए यहाँ आपको एक चीज़ समझाते हैं। आप देखिएगा 81, 83, 90, 85 ठीक ठाक डिफरेंस पे सारा नंबर लिया गया है। तो जब भी ऐसा हो तो पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि दशमलव वाले चीज़ों को उड़ा दीजिए। तो जब 75 रुपया रहेगा तो 75 का 20% वृद्धि होगा, 75 का 20% निकालिएगा तो वो 15 आएगा, टोटल हो गया 90, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कितना होगा, 10% की कमी हो रही है। 90 में 10% की, उसके बाद 10% की कमी हो रही है। तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है, 81, ठीक है। 81 आ गया। अब ये जो 0.50 है वो 81 के बाद वाले में अटका देना है, ठीक है। तो अपना उत्तर यहाँ पे क्या हो गया, अपना उत्तर हो गया 81.54। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, हर एक सवाल को एग्जामिनेशन हॉल में पूरा नहीं बनाना है। हर एक दशमलव को गुना भाग करके हमें नहीं सीखना है, हमें वहाँ पे दिमाग लगाना है कि अच्छा सारे ऑप्शन तो दूर दूर के हैं। मान लीजिए यदि ऑप्शन दिया रहता 81.54, 81.64, 81.74, 81.84, तो फिर हम लोग इस पॉइंट वाले चीज़ों को लेते। लेकिन हमारा ऑप्शन दूर दूर है और जब भी आपके परीक्षा में ऐसे सवाल आएंगे इतने दूरी का ऑप्शन रहेगा। ये इतना नज़दीक वाला ऑप्शन जो है ना वो मुख्यतः बैंक पीओ के एग्ज़ाम में या बैंक के क्लर्कियल एग्ज़ाम में दिया जाता है, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है। दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत छोटी होगी, ठीक है। अब ऐसा सवाल है कि दो संख्या दिया गया है जो एक तीसरे संख्या से 20% और 28% छोटी है। अब देखिए तीसरी संख्या मान लिए हम लोग 100, ठीक है। ये है तीसरी संख्या। देखिए इन सारे सवालों को नियम के साथ भी बनाया जा सकता है, पर हमें नियम नहीं सीखना है अभी बैठकर, ठीक है। हमें आसानी से सवाल कैसे सॉल्व हो जाए बस वही उतना चीज़ सीखना है। तीसरी संख्या 100 है, तो फिर दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो जाएगी 20% कम। 100 का 20% होता है 20, तो ये हो जाएगा 100 - 20 80। पहली संख्या है 28% कम, तो 100 का 28% होता है 28, तो 100 - 28 72 हो गया। अब ये आ गया 80 और ये 72 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 और पूछा जा रहा है कि दूसरी से पहली संख्या कितनी प्रतिशत छोटी है, ठीक है। 80 से 72 कितनी छोटी है, तो ये तो 8 छोटी है और 8 10% होता है, 80 का 10% 8 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये 8 हमारा उत्तर हो गया, जो उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है सी में, यानी कि 10%, ठीक है।
वीडियो यदि समझ में आ रहा होगा तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, PYQ इकट्ठा हो रहा है और सारी बातें। और यदि समझ में नहीं आ रही है, यदि लग रहा है कि मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, जबकि आप लोगों को अच्छे से बेसिक से चीज़ों को सीखना है, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। आगे के वीडियो में मैं उस प्रकार से सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। 2 मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को 45,000 रुपया में बेचने पर एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत कैसा होगा? जब भी ऐसा सवाल आए, जब किसी 2 सामान रहेंगे और दोनों सामान का मूल्य सेम होगा और हानि और लाभ का प्रतिशत सेम होगा, जैसे यहाँ 6% लाभ और 6% हानि, तो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा हानि होता है। ठीक है, और वो हानि जो है वो कितना होता है? तो जो भी प्रतिशत दिया हुआ है उसका स्क्वायर बट्टा 100। इतना ध्यान में रखिए, आपके परीक्षा में एक सवाल ऐसा पूछा ही जाएगा। तो ये हो गया 36/100, जो कि हो गया 0.36%, और ये हानि तो है ही 0.36% हानि, तो इसका उत्तर हो गया डी। इसको आप लोग रट लीजिए कि यही इतना काम इसमें करना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप लोगों को पता है कि 37 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल यदि अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो वो 2 संख्या क्या क्या होगा? तो एक और दूसरा वही अभाज्य संख्या जो गुणनफल में दिया हुआ है। तो इस दोनों को गुना करेंगे हम लोग, तो 1 × 37 आ गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है उन संख्याओं के अंतर, तो 37 - 1 यानी कि ये आ गया 36 का वर्गमूल। अंतर का वर्गमूल क्या होगा? तो 36 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 36 का वर्गमूल हो गया 6। अपना उत्तर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा? योग 225 है और 3 संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कीजिए? जो 225 को 3 से भाग कीजिए, तो ये आ गया 75 आ गया। ये एवरेज आपका निकल गया कि 3 संख्याओं का एवरेज 75 है। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि ये संख्याएं जो है वो 5 से विभाजित है। ठीक है, तो अब आप जोड़िए, एक साइड में 5 जोड़ के संख्या बनाइए 80, एक साइड में 5 घटा के संख्या बनाइए 70। इन तीनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? इन तीनों को जोड़ने पे आ जाता है 225। तो 225 सेटिस्फाइड हो गया। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है? तो 80 है। तो ये 80 के हिसाब से बी अपना उत्तर हो गया। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? यदि p = x - 1 और q = x + 1 है तो q² - p² क्या होगा? तो q² हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 2x + 1, और p² क्या होगा? तो वो होगा x - 1 का होल स्क्वायर = x² - 2x + 1। ठीक है, अब सवाल बोला जा रहा है q² - p², अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटा, ये कटा, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 4x। अब इसको रूट ओवर में चढ़ाना है क्योंकि सवाल में ये है, तो √/q² - p² = √/4x = 2√/x। बी आंसर हो गया। आसानी से सवाल बन गया। कक्षा 7, 8, 9, 10 सब जगह ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 तथा तृतीयानुपाती 1536 है।
हाँ 1536 है। तो वो दो संख्याएं क्या क्या होगी, ये अपना सवाल पूछा जा रहा है। तो जब भी मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती क्या होता है, सपोज कीजिए कि दो संख्या यदि एक्स वाई मानते हैं, ठीक है, तो मध्यानुपाती हो जाएगा √(x(y), ठीक है। तो √(x(y) इज इक्वल टू 24 हो गया, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर यानी कि 576 हो गया, ठीक है। अब एक्स वाई इज इक्वल टू 576 हो गया, यहाँ पे हम इसे x इज इक्वल टू 576/y लिख कर छोड़ देते हैं। अब तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाता है, तो तृतीयानुपाती होता है किसी भी संख्या का y²/x, ठीक है। और y²/x जो तृतीयानुपाती है वो 1536 के बराबर है। तो ये हो गया 1536। अब संख्या हमें निकालना है, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि वैल्यू पुट कर करके क्या आता है। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ y² हमने रहने दिया और x के जगह हमने लिख दिया 576/y, ठीक है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y³ इज इक्वल टू 576 × 1536, 1536, 576 × 1536। अब इसे जब हम लोग सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे y का मान आ जाएगा 96। जब y का मान 96 आ जाएगा तो उसे हम लोग पुट कर देंगे इस मान को यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 576/96। तो x का मान आ जाएगा 6। तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा B, कि मध्यानुपाती यदि दिया हुआ है तो वो क्या होता है √(xy) और तृतीयानुपाती क्या होता है y²/x, ठीक है, दो संख्याओं का। ये जैसे ही ध्यान में रहेगा आप इसको आराम से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत क्या है। इस सवाल को हम लोगों ने औसत वाले वीडियो में पहले ही कर लिया है। ये सवाल भी औसत वाले वीडियो में पहले ही किया गया है, जिसका उत्तर बी आया था। ये पिछला वीडियो ही है, औसत नाम से सर्च कीजिएगा और जो बाकी सवाल है वो भी आप लोग बनाने की स्थिति में रहिएगा उसके बाद। चलिए ठीक है, अगला सवाल क्या है। 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्या होगा। ठीक है, तो आपको दर तो पता है, यहाँ पे आपको दिन निकाल लेना है। तो मार्च में कितना दिन हो गया 31 - 9 22 दिन हो गया। ठीक है, अप्रैल में कितना दिन हो गया 30 दिन हो गया और मई में कितना दिन हो गया 21 दिन हो गया। तो 30 20 50 20 70, ये टोटल 73 दिन है। ठीक है, इसको वर्ष में जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 73/365 वर्ष। ठीक है, अब इस सवाल को बनाना बेहद आसान हो गया। अब ये सवाल कैसे बनेगा, 1820 जो आपका वो है प्रिंसिपल है इनटू समय 73/365 इनटू ये जो ब्याज है 15/2 इनटू बट्टा में 100 होता है तो वो हमने यहाँ लिख दिया 1/100। अब इसको सॉल्व करना है और आपका सवाल बन गया, इसमें और कुछ नहीं है। तो ज़रा इसे आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कमेंट करके बताइए तो इसका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, ये कमेंट करके उत्तर बताइए। अगले सवाल पे आते हैं। एक विद्यालय की कैंटीन लंच के 20 रुपये तथा दूध के 4 रुपये प्रतिदिन चार्ज करती है। रमेश को 5 दिन के लिए इन चीज़ों की कितनी राशि खर्च करनी होगी। ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है कि एक दिन का खर्च कितना है, तो 20 + 4 यानी कि 24 रुपया है। तो ये एक दिन का हो गया, एक दिन का। तो 5 दिन का हो जाएगा, 5 दिन का हो जाएगा 5 × 24 यानी कि 120 रुपया, यानी कि अपना उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 की गुणज है वो क्या होगा। जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना, सबसे बड़े वाले को पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा वाला है 999, 7 से भाग देते चलिए, 1 7, 2 9, 4 7 चौका 28, 1 और ये फिर 9, 7 दूना 14, 5 शेष बचा। अब जो भी ये संख्या लिए थे ना 999, ये जितना शेष बचा उसको आप बस घटा दीजिए, तो 994, ये आपका उत्तर सी हो गया। बस यही करना है, कोई शॉर्टकट नहीं सीखना है, कोई नया दिमाग नहीं लगाना है, इतने से अपना काम बन जाएगा। चलिए यही हमारा लास्ट सवाल है, यानी कि इस सवाल के साथ हमने इस वीडियो में टोटल 27 क्वेश्चन सीखे हैं। आप लोग खुद से बनाए होइएगा, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए वो मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यदि आप लोगों को डाउट रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, तो वो भी बताइएगा, अगले वीडियो में उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कम से कम किसी एक ग्रुप में जहां आप लोग पढ़ाई करते हैं वहां ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।